दोस्तों, बंगाल चुनाव पर जो आपने एग्जिट पोल्स देखे, क्या वो मैनिपुलेटेड थे? और क्या जानबूझकर कई गोदी मीडिया चैनल्स ने इन एग्जिट पोल के सहारे बीजेपी को आगे दिखाया, टीएमसी को पीछे दिखाया? अब सच ये है कि इस एग्जिट पोल को लेकर पूरे बंगाल में हंगामा है और वहां के पत्रकारों का और अखबारों तक का कहना है कि ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो इस एग्जिट पोल को गलत बता रही है। अब दोस्तों, क्योंकि पूरे बंगाल में हंगामा था, इसलिए ममता बनर्जी को एक स्पेशल वीडियो मैसेज, एक विशेष वीडियो संदेश जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा, हालांकि बंगाली में, लेकिन उसका जिस्ट ये है कि ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल आपको दिखाए जा रहे हैं ये सब झूठे हैं और उनकी पार्टी यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इस बार सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्हें 226 सीटें मिल रही हैं, 226, यानी बहुमत की संख्या 148 से काफी ज्यादा। আমরা 230 পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, आस्था আছে। अब बंगाल के एग्जिट पोल पर सारे विपक्ष ने हंगामा कर रखा है और ममता बनर्जी ने जो आज कहा उसका समर्थन विपक्ष कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। अब ममता बनर्जी दरअसल ये कहना चाह रही थी कि कल जिस तरह से गोदी मीडिया चैनल्स ने बीजेपी को प्रोजेक्ट करना शुरू किया बंगाल में कि बंगाल तो बीजेपी के नाम हो गया है, मोदी शाह जीत गए, जैसे चाणक्य का जो सर्वे है जिसको पूरी तरह फोकस किया गोदी मीडिया में, उसमें टीएमसी को 140-130 सीटें दिखाई जा रही हैं, बीजेपी को 160 दिखाई जा रही हैं। पी मार्क अगर आप ये देखें तो अर्नब गोस्वामी ने इसको काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट किया अपने चैनल पर। 118-138 टीएमसी को मिल रहा है, 175 बीजेपी। ऐसे और भी कई जो है सर्वे आए थे जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही थी। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि गलत है, हमारी सरकार बन रही है, हम बहुमत की संख्या से बहुत ऊपर हैं, हम 226 पर खड़े हैं। अब दोस्तों, एग्जिट पोल में अगर सही सैंपल साइज लिया जाए, सही तरह से सर्वे किया जाए, तो ये साइंस, ये स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं हो सकती, सर्वे गलत नहीं हो सकते, एक्यूरेसी होती है। और आज से 25-30 साल पहले जब दूरदर्शन में विनोद दुआ आते थे या योगेंद्र यादव आते थे या प्रणव राय आते, तो एग्जिट पोल सही होते थे, एक्यूरेट होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब खेल हो रहा है, एक नए तरह का खेल हो रहा है जहाँ डेटा को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ये डेटा इसलिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, फॉल्स प्रोजेक्शंस इसलिए किए जा रहे हैं कि ताकि जो नतीजे जिस दिन आए उस नतीजों को इन्फ्लुएंस किया जाए। यानी इस मैनिपुलेशन के पीछे खेल भी है और इस खेल को उजागर कर रहे हैं देश के बहुत ही सीनियर अपोजिशन लीडर जो बरसों बरस मोदी शाह से लड़ते रहे, राशिद अल्वी साहब। राशिद अल्वी साहब ने कहा है कि ये मैनिपुलेशन है। सुनिए उसके पीछे कारण क्या दे रहे हैं वो। देखिए, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल नतीजा थोड़ी है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश लगती है कि कल को वो नतीजे अपने हिसाब से डिक्लेयर कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि एग्जिट पोल भी तो यही कह रहा था। तो ये सारा लोकतंत्र आहिस्ता आहिस्ता देश के अंदर सिसकियां ले रहा है और ख़त्म होता जा रहा है। बहरहाल जो बड़ा सवाल है वो ये है कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करें। बंगाल का जो एग्जिट पोल है जिसमें बीजेपी आगे दिखाई जा रही है, ममता बनर्जी को पीछे किया जा रहा है, इस पर कितना भरोसा करें? ये डाटा कितना फैक्चुअल है, ये सर्वे कितना ऑथेंटिक है, इस पर भरोसा कितना किया जाए? और सबसे बड़ी बात, बंगाल से जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आ रही है
उस पर कितना भरोसा करें। अब यही सवाल मैंने बंगाल के नामी गिरामी पत्रकार प्रसून आचार्य जी से पूछा। प्रसून जी जो हैं, जिस वक्त ममता बनर्जी पहली बार सांसद बनी थी तब से ममता बनर्जी को कवर कर रहे हैं। बीजेपी के भी तमाम नेताओं को तब से जानते हैं जब वो आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो ज्योति बसु को भी जानते थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे बड़ी शख्सियत जो सियासत की हैं बंगाल से, उनको भी जानते थे। 40 बरसों से ज़्यादा हो गए प्रसून दा को इलेक्शन कवर करते हुए बंगाल के। अक्सर उनके जो प्रेडिक्शंस हैं सही रहते हैं। प्रसून दा को सुनिए आप, और ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं, गौर से सुनेंगे सब समझ में आएगा। और उनके साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार भी होंगे। दादा, जो पहला सवाल है और पूरा देश ये सवाल कर रहा है, चर्चा है पूरे देश में, सट्टा खेला जा रहा है इसी पर अरबों रुपए का। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया के हमने आपने कल देखे, क्या ये एग्जिट पोल पलट भी सकते हैं बंगाल के? उल्टा भी हो सकता है, बीजेपी की जगह ममता की सरकार बन सकती है? ये तो बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, एग्जिट पोल का साथ हम सहमत नहीं हैं। अभी जो ग्राउंड रियलिटी दिखाई दे रहा है, सबका अनुमान जो है, आंकड़ा जो ग्राउंड में रिपोर्ट आता है कई चैनल का, मेरा नहीं बोल रहा है, जो प्रतिष्ठित चैनल का, चाहे गोदी मीडिया कहिए, कोई जो भी कहिए, और जो बाकी जो रिपोर्टर है, जो फीडबैक आ चुके हैं, इवन बीजेपी का अंदर में अमित शाह का वार रूम का जो अपना फीडबैक आज सुबह मैंने ले चुका है, उसमें किसी प्रकार से 148 जादू आंकड़ा है, बीजेपी क्रॉस नहीं कर रहा है, साफ तौर पे बोल देता। नंबर बीजेपी वाले आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जो अमित शाह का वॉर रूम है, जहां सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन रही है, वहां पर भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी सरकार बना रही है। अरे उसके पास फीडबैक आया ही नहीं, उससे करीबन कम से कम 20 सीट कम आ रहा है, 20, 25, 30 सीट कम आ रहा है। जहां से भी फीडबैक लो, 4 दिग्गज नेता बंगाल के मान लो, समीक भट्टाचार्य प्रेसिडेंट है, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे दिलीप घोष पहले वाला जो एमपी 77 सीट पे लेके गया, चाहे सुकांत मजूमदार हो सेंट्रल मिनिस्टर पहले का प्रदेश अध्यक्ष हो, कहां से भी फीडबैक, और इवन द फीडबैक ऑफ आरएसएस कतई उसको किसी प्रकार से जादू आंकड़ा 148 का ऊपर नहीं जा रहा है, उसका उससे बहुत दूर है। नंबर 1। नंबर टू, अगर मान लो एग्जिट पोल सही है, बीजेपी आ रहा है, मान लो, तो सुनामी हो जाएगा। बीजेपी किसी प्रकार से 165, 170 ऐसा नहीं होगा, बीजेपी 220। बंगाल का इतिहास ऐसे ही कहते हैं, अगर कोई सरकार में हार जाएगा एंटी इनकम्बेंसी के लिए चलते, तो वो 200 प्लस होगा, और ममता बनर्जी घाट के 50-60 सीट पे आ जाएगी, और ममता खुद भवानीपुर में हार जाएगी। माने ऐसा नहीं है, अगर सुनामी होता है, चाहे हंगेरी का पार्लियामेंट चुनाव देखो या बंगाल का, ऐसा ही होता है। 2011 में भी हुआ। समझ गया। मतलब सार ये है दोस्तों कि अगर बीजेपी वाकई सरकार बनाने जा रही होती, तो दादा का मानना है कि भाई सुनामी दिख रही होती है और सुनामी कहीं नहीं है। दादा एक चीज बताइए, क्या आपको लग रहा है कि 120 सीटों से ऊपर नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी? देखिए, आज का स्थिति जो है, अभी पूरा आंकड़ा हर जगह से फीडबैक नहीं आया। हम बीजेपी ऑफिस का भी आंकड़ा नहीं आया, टीएमसी का भी पूरा नहीं आया, और सीपीएम का लेफ्ट का भी पूरा नहीं आया। ऐसा कुछ जगह है जहां टीएमसी हार रही है सीट में। मान लो टीएमसी 30 से 40 सीट, मेरा अपना अनुमान है टीएमसी में लूज मैक्सिमम 40 to 30 सीट हार सकती है। ऐसा नहीं है, जो एंटी इनकम्बेंसी है जरूर, लेकिन उसमें कांग्रेस का कुछ सीट है, उसमें लेफ्ट का कुछ सीट है। ऐसा नहीं है सब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है कि आईएसएफ का 1-2 सीट अगर जीत जाए, तो ये सब तो एंटी बीजेपी फोर्सेस है ना, तो बीजेपी इसको जुटा नहीं पाएगा, किसी प्रकार से नहीं है। दादा, अगर आप कह रहे हैं 30-40 सीट कम हो सकती है ममता बनर्जी की पिछली बार से, तो अगर 30-40 सीटों का नुकसान है इस बार दीदी को, तो क्या तो भी दीदी 170-165 सीट के ऊपर जा रही हैं, सरकार बना रही हैं? एकदम, मैं 170 के नीचे अभी भी तृणमूल दिखाई नहीं दे रहा है। ±5 मान लीजिए तो 165, 175
जी और जी किसी प्रकार से बीजेपी का, इवन हम वही ना बताया आपको, ये बीजेपी का जितना भी फीडबैक है, नॉर्थ बंगाल के तो फीडबैक आ चुके थे पहले 75, बाद में अमित शाह इसको थोड़ा समझाया, दूसरा फीडबैक लिया, तब भी वो लोग बोला 80 से ऊपर नहीं जा रहा है, आउट ऑफ 152 मान के लिए चलिए 80। अभी उसका कितना चाहिए? अभी 48 प्लस 20, मतलब उसका फिर 68 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। किसी प्रकार लिख लीजिए 142 में उसका 68 सीट आना इतना ही मुश्किल है जैसा अनुपम खेर का सिर पे बल आना बाप रे बाप, मुश्किल। क्या क्या मिसाल दे दी साहब, क्या मिसाल दे दी कि उतना ही मुश्किल बीजेपी का जो है वो सेकंड राउंड जीतना है जैसे अनुपम खेर के सर पे बाल। खैर कोई हमारी इलविल नहीं है, अनुपम जी उसको अन्यथा मत लें, अगर सुन रहे हो कहीं या देख लें इसको। अभिषेक भाई सीरियस नोट पे आता हूँ, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप मीडिया को फॉलो करते हो, डेटा और स्टेटिस्टिक्स को आप बहुत छाती से लगा के अपने चलते हो, बंगाल की जो मीडिया है और जो दिल्ली में गोदी मीडिया है, बड़े बड़े चैनल हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, अंग्रेजी की न्यूज़ चैनल हैं, इन दोनों के बीच में भी आपको कहीं डिफरेंस दिख रहा है कि बंगाल की मीडिया कुछ कह रही है, दिल्ली की मीडिया कुछ कह रही है, यानी बंगाल की मीडिया अभी भी नहीं स्वीकार कर रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है? क्या ऐसी स्थिति है अभिषेक जी? देखिए, जो बात दादा कह रहे हैं, प्रसून दादा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन की स्थिति तक हम सोच सकते हैं। हालांकि राजनीति में नामुमकिन कुछ होता नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हालात हैं, मुझे लगता है कि 10-20 सीट बीजेपी की बेहतर हो सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक पर नहीं जाती या बांग्ला अस्मिता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने जैसे बयान जो या उसके अर्थ जो सामने आए, उस हद तक मामला नहीं जाता। मतलब आप कह सकते हैं कि भाजपा 100 सीट पार करती हुई गारंटेड नजर आती, जो आज गारंटेड नजर नहीं आ रही है। ओके ओके, वो पार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये स्थिति कुछ सर्वेज आ रहे हैं और कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेज भी हैं, इसमें मतलब बीजेपी को 120 के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि गोदी मीडिया के जो हमने सर्वेज देखे थे उसमें बीजेपी 150 के ऊपर जा रही है, 160 के ऊपर जा रही है, कहीं तो बीजेपी 170 के ऊपर भी जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि जो बंगाल में सर्वेज हाईलाइट हो रहे हैं और बीजेपी 120 या 125 के इर्द गिर्द है, आपको भी ऐसा लगता है? दीपक जी, मुझे लगता है कि ये मार्केट फोर्सेज के दबाव में या किसी दूसरे स्तर के दबाव के कारण ये 120 तक भी दिखाने की नौबत आ रही है। 120 सीटें मेरे गले नहीं उतर रही, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बंगाल में जिस ढंग से चुनाव हो रहा है आप उसको देखें। दूसरी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, बंगाल के बाहर देश के दूसरे राज्यों में देखें तो बंगाल में सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे वो इस कदर वहां पर खड़ी है कि उसके आगे उसे कुछ सूझ नहीं रहा। अब नॉर्थ बंगाल में आप देखें, वो राजवंशी, थोड़ा नीचे आने पर मतुआ की बात, थोड़ा इधर जाने पे मछली की बात, और इन सब पर भारी पड़ रहा है बीजेपी के लिए ममता बनर्जी का एक अपना औरा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता कि जनता बदलाव के मूड में काफी हद तक आ चुकी थी, लेकिन बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर आम बांग्ला वोटर्स को दिखाई नहीं दिया। अब कलकत्ता को देखिए, कम से कम इस देश में जितने भी महानगर हैं, दिल्ली से लेकर के आप बेंगलोर चले जाएं, मुंबई चले, जहां भी चले जाएं, किसी महानगर में 108 सीटें नहीं है विधानसभा की, कहीं नहीं है। 108 सीटें ग्रेटर कोलकाता में है, और ग्रेटर कोलकाता वहां हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजें छोड़ दीजिए, वो एक लाइन पर डिवाइड है, बांग्ला भाषी और नॉन बांग्ला भाषी। और जब चुनाव उस स्तर पर ग्रेटर कोलकाता में है, उसके बाद तो ममता बनर्जी को चुनाव जीतने के लिए आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स उन्होंने वहीं से पा लिया, 2/3 सीटें उनकी जो चाहिए रिक्वायर्ड वहीं से मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, दो फैक्टर्स हैं, कलकत्ता में बहुत स्ट्रांग है, और कलकत्ता एकमात्र एक ऐसा महानगर है पूरे हिंदुस्तान में जहां सिर्फ और सिर्फ जो कलकत्ता का जो इर्द गिर्द का इलाका है वहीं 100 से ज्यादा सीटें हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1/3 सीटें कलकत्ता में ही आ जाती हैं, और जितनी सीटें कलकत्ता में उतनी सीटों जो है वो मुस्लिम कंस्टिट्यूंसीज में भी हैं, चाहे वो नॉर्थ बंगाल देखिए, साउथ बंगाल देखिए, तो मुस्लिम्स हैं, महिला हैं, कलकत्ता उनकी स्ट्रेंथ है।
और इस वजह से ममता बनर्जी ना कागज़ पे कमज़ोर दिख रही हैं और ना ही ज़मीन पर कमज़ोर दिख रही हैं। ये अलग बात है कि एग्ज़िट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले ज़रूर हैं और उसमें ममता पिछड़ती दिख रही। दादा, एक आपसे मुझे लगा सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि 40-45 बरस से आप बंगाल की राजनीति पर फोकस हैं और मुझे लगता है ममता बनर्जी को आप तब से जानते हैं जब वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। उनके घर जाते थे, दीदी आपको खाना खिलाती थी और यही रिश्ते आपके बीजेपी वालों के साथ भी हैं। यही रिश्ते आपके ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ भी थे। तो आप तो हरफन मौला हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपसे सवाल पूछ लूँ। और वैसे भी जो पत्रकार बड़ा विनम्र होता है, मधुर होता है बातचीत में, उसी को सबसे ज़्यादा खबरें मिलती हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, मान लीजिए, भले आप मेरी बात से एक्सेप्ट करें ना करें, अगर मिस्टर अमित शाह, जो आपके घर से कुछ दूर वेस्टिन होटल में पिछले 15-20 दिन से खूंटा गाड़े बैठे थे, अगर अमित शाह 120, 123, 124, 125 सीट ली आते, मान लीजिए एसआईआर का जादू चल जाता है, मान लीजिए कुछ खेल हो जाता है, पैसे का जो भी समझिए, 125 सीट अगर लिया है, मैं बहुमत नहीं कह रहा हूं, 125 सीट अगर अमित शाह ले आते हैं, तो क्या 6 महीने में, साल भर में ममता की सरकार को गिरा भी सकते हैं? इसमें ना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ओहो, अभी अभी मेरा जो मतलब खबर इतना मिला बड़ा है, खिलाड़ी है अमित शाह कि आप कह रहे हैं कि कुछ भी असल तोड़ फोड़ में कर सकते हैं? असल में इनकम टैक्स और ईडी से मेरा जो अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आज का दिन जी। जो टीएमसी का जीत सकता है, प्रोबेबल जीत विनिंग कैंडिडेट है, हाँ, जीत के जो उसको आएंगे। लिस्ट, हाँ उसको लिस्ट अमित शाह निकालने बोला है। जो इनकम टैक्स ओहो, फाइल ओ खोलिए और ओ फाइल ओहो, खोलना शुरू ओ माय कीजिए। और ओ माय आपका गॉड। ये कार्यक्रम का पहले हम बात कर चुके थे ऐसा आदमी के साथ जो इसको देखता है। ओ वो माय बोला गॉड। अभी दो, अब सोचिए क्या बात है, बोला सबका देखिए, शहर में 3-4 मिनिस्टर को बुलाया, हाँ, तो ईडी बता तो बुलाया। दीजिए। हाँ, ना जैसा अरे बता देवाशीष तो कुमार दीजिए, वो इनकम टैक्स काउंसिलर, अफसर का नाम ना लीजिए, बता तो दीजिए उसने बड़ा क्या दिक्कत बताया, पर इनकम टैक्स का जो अफसर। अरे बता तो बात दीजिए भाई, यही आप है नाम जो ना लीजिए। देखिए, हमको इतना तक बताया गया, जो गांव वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए है, उसका पास भी बहुत धन है, ऐसा नहीं है, हम ऐसा उसको है? नाम भला ही नहीं जानते हैं, भला ही कोई मीडिया में उसका प्रचार नहीं होता है, लेकिन उसका पास भी बहुत धन है, उसका भी बहुत इनकम है। हम लोग टाउन का, कलकत्ता का अंदर जो मिनिस्टर है उसका छापामारी हो रहा है, खबर हो रहा है, लेकिन ऐसा तो बहुत प्रोबेबल विनिंग कैंडिडेट है जो डिस्ट्रिक्ट में है, उसका पास भी धन है, वो भी बिजनेस पे पैसा लगाते हैं, उसका इनकम टैक्स फाइल अभी शुरू हो चुका है। ओ ओ तो ओ ये तो मैंने तो मुस्कुरा के बोला, ये भाई अभी तो नहीं होगा चुनाव का फाइल, बोला भाई 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने बाद तो कुछ हो सकता है। ओके, बड़ी बड़ी खबर दे गए भाई, जाने अनजाने दादा आज। दादा, एक पार्टी ड्यू रही, आपने इतनी बड़ी खबर दे दी है। जब भी आप दिल्ली आएंगे बिल्कुल स्वागत होगा आपका। बड़ी खबर, बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। प्रसून दा 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत नामी गिरामी पत्रकार हैं, आज तक से लेके हर चैनल इनको बुलाता है। और ये तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि दादा हमारे चैनल पे आते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं हमारे दोस्तों से। इनका ये कहना है कि इनकम टैक्स के एक बहुत सीनियर ऑफिसर से इनकी बात हो रही थी और इनके घर से थोड़ी दूर पर वेस्टर्न होटल है न्यू टाउन में, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वहीं पर अमित शाह का आप कह सकते हैं वॉर रूम है इलेक्शन का, उन्होंने बनाया था। वहीं पर सारे अधिकारी आते थे, वहीं पर ये अधिकारी टकराए। इन्होंने कहा कि जो जितने उम्मीदवार ममता बनर्जी के चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के, और जितने जीत के आएंगे, उन सबका डॉजियर बनेगा। डॉजियर मतलब फाइल बनेगी, किसके पास कितना पैसा है, क्या है, इंडस्ट्री है, ये। और इसी फाइल को फिर बाद में इस्तेमाल किया जाएगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, जैसी टाइमिंग समझ में आई गुजरात लॉबी को। तो ये कह रहे हैं, लब्बो लुआब ये हुआ कि अगर मिस्टर अमित शाह और मिस्टर मोदी एक नैरो, आप कह सकते हैं मार्जिन आती है, हार जीत की मार्जिन नैरो है, और 120 तक पहुंचते हैं, 125 तक पहुंच सकते हैं, तो फिर ये अटेम्प्ट करेंगे ममता की सरकार को गिराने का। अभिषेक, आखिरी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर से मैं दादा कुछ कह अपने। रहे हैं? हाँ जी दादा, हाँ, हाँ। इसीलिए ममता बनर्जी के पास भी खबर है, इसीलिए 2 दिन पहले ममता बनर्जी भी कहा
अगर मेरा दूसरा सीट नहीं होगा तो मेरा दल तोड़ के ये लोग बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है ना उसमें तो जी हाँ। 1/3 कम से अरे कम भाई, तोड़ना जिसने ममता बनर्जी से मुकुल राय तोड़ लिया हो, शुवेंदु अधिकारी तोड़ लिया हो, भतीजा ही बचा था एक, भाईपो जिसे कहते हैं आपका बस भतीजा। हम नाम नहीं लेना चाहता। क्या, छोड़िए। अभिषेक भाई, आप तो स्टैटिस्टिक्स और डेटा और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इसके आप स्कॉलर हैं आप, और आप पढ़ाते भी थे पहले। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपके स्टूडेंट के तौर पे आज पूछ रहा हूं, और क्या 180 सीट पर, अगर 180 सीट लाती है दीदी 294 में से, यानी 148 से 25-30 ज्यादा सीटें लाती हैं, तब तो नहीं टूटेगी सरकार, या तब भी टूट सकती है 6 महीने बाद, साल भर बाद? देखिए दीपक जी, 165 तक टीएमसी अगर 165 तक है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल है। ओहो। 6 महीने 7 महीने से ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार को चलने नहीं देगी, क्योंकि उस वक्त 165 के आसपास या 165 से नीचे टीएमसी है, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी बहुत बड़ी नहीं होती है, क्योंकि अगर विधायक ही असेंबली से रिजाइन कर देंगे तो स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर की भूमिका तो तब है जब विधायक दल बदल कर रहे हैं और उनके वोटिंग राइट को सेफ रखा गया है, तब स्पीकर की भूमिका है कि अंडर कंसिडरेशन उनके डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसेस को रखा जाए। लेकिन जब नंबर नीचे आ जाए मध्य प्रदेश की तरह, क्या कर लिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, चूंकि बहुत नैरो था। तो मुझे बता 108, तो दीजिए, 115। ममता सेफ किस नंबर पे है, किस नंबर के मुझे ऊपर लगता है सेफ कि है? ममता बनर्जी 190 अगर छूने में कामयाब हो जाती है, 5 साल तक कोई ऑपरेशन लोटस उन पर काम नहीं करेगा। 175 के आसपास है तो कोशिश होगी, कामयाबी मिलेगी बीजेपी को, नहीं मिलेगी, या जैसे गहलोत ने बचा लिया मानेसर कांड के बाद अपनी सरकार, वो हो जाएगा। वो स्थिति 170-75 पर रहेगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने 190 छू लिया तो फिर इनकम टैक्स और ईडी बंगाल की तरफ देखेंगे भी नहीं, देखिए, इस विधानसभा के कार्यकाल में देखेंगे भी नहीं। अभिषेक का बात सही है, क्योंकि ममता बनर्जी कहा है उसका अपना इसमें पब्लिकली, मेरे को कम से कम 190 से 200 सीट चाहिए मेरे को, नहीं तो मेरा दल टूट जाएगा। 148 पर जीत होती है, 294 में दोस्तों जो 148 सीटें जीत लेता है उसकी जीत है, उसकी सरकार बनेगी। 2-3 बातें दोस्तों सामने आ रही हैं और मैं जल्दी जल्दी इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ, अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। एक तो जो दिल्ली की गोदी मीडिया है सो कॉल्ड, और बंगाल की जो मीडिया है, उसके बीच में आप कह सकते हैं साफ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। बंगाल मीडिया का मानना है कि ममता बनर्जी मजबूत लड़ी हैं और जीतेंगी, और दिल्ली की जो गोदी मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबार है, उनका मानना है कि पलड़ा जो है इस वक्त बीजेपी का भारी है, बीजेपी बहुमत के क्लोज आ सकती है, और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये डिफरेंसेस हैं मीडिया के बीच में। दूसरा, एग्जिट पोल पर कम लोगों को विश्वास है, गोदी मीडिया को विश्वास है लेकिन बंगाल की मीडिया को विश्वास नहीं है। दादा कह रहे हैं कि ममता किसी भी हालत में 170 के नीचे नहीं जाएंगी, और इस तरह के कुछ सर्वेज भी बता रहे हैं, खासकर जो बंगाल सेंट्रिक सर्वे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी 170 के ऊपर जा रही। और एक और बात एक्सपर्ट्स के साथ निकल के आई है कि ममता जीतें लेकिन 180-190 के आसपास आए, क्योंकि अगर वो नीचे आई तो फिर जैसा दादा ने कहा कि इनको एक इनकम टैक्स के बड़े अफसर ने बताया है कि फाइलें खुल रही हैं, सारी इनकम टैक्स की फाइलें जो हैं, टीएमसी के जितने भी विधायक जीत के आने वाले हैं 4 तारीख को, सबकी फाइलें खुलेंगी। और कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में भी पैसे की राजनीति तो हो ही रही है, पैसा है। अब वो बंगाल नहीं रहा जहां एक विधायक एक छोटे से कमरे में रहता था, भले ही छोटा सा कमरा हो लेकिन कोठियां बना रखी लोगों ने, बहुत से तो हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं। तो अगर ममता बनर्जी 170 के नीचे हैं तो फिर इनकम टैक्स और ईडी अपना खेल दिखा सकती है, सरकार बहुत सेफ नहीं है। 190 के ऊपर हैं तो सेफ हैं। एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, भाई प्रसूनदा कह रहे हैं, अभिषेक उस पर मोहर लगा रहे हैं। देखते हैं 4 मई को क्या होता है। थैंक यू दादा, सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। इतना बिजी शेड्यूल आपका है, या तो ममता बिजी हैं या फिर प्रसूनदा बिजी हैं आजकल करते में, इतने लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।